आज बच्चों 9th क्लास के चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है क्या चीज, त्रिभुज। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ट्रायंगल। नहीं तो पहले बात करते हैं हम बेसिक चीज पर। तो बेसिक चीज में पहले नंबर त्रिभुज पर बात करते हैं। तो त्रिभुज किसे कहेंगे, त्रिभुज किसे कहते हैं? तो त्रिभुज कहते हैं कि तीन रेखा खंडों से बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखिए कि तीन रेखाखंड, तो एक रेखाखंड यहाँ हो गया, दो रेखाखंड, ये तीसरा रेखाखंड, यानी कि ये तीन रेखाखंड को मिलाने से एक त्रिभुज बनता है। और त्रिभुज में देखिए क्या होता है कि तीन गो शीर्ष हो जाता है, एक शीर्ष, दो शीर्ष और तीसरा का शीर्ष। इसमें तीन गो भुजा होता है, एक भुजा, दो भुजा और तीन भुजा। इसमें तीन कोण भी होता है, एक कोण यहाँ, एक कोण यहाँ, एक कोण यहाँ। जैसे इसका विशेषता अगर हम लिखेंगे तो विशेषता में लिखेंगे तो लिखेंगे त्रिभुज के तीन शीर्ष होते हैं, त्रिभुज के तीन शीर्ष होते हैं। अगला विशेषता लिखेंगे दूसरा नंबर में, त्रिभुज के तीन कोण होते हैं। ठीक है, तीसरा नंबर विशेषता लिखेंगे त्रिभुज के तीन भुजा ना होते हैं। चौथा नंबर विशेषता लिखेंगे, अगर देखिए ऐसे पढ़े होंगे पीछे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। और त्रिभुज के बारे में जानना है तो जैसे त्रिभुज के बारे में जानिए कि इसका क्षेत्रफल क्या होता है। तो क्षेत्रफल ज्यादा अधिकतर समकोण त्रिभुज के लिए प्रयुक्त होता है, लेकिन ऐसे ही हम लोग पता कर लेते हैं कि त्रिभुज के न क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, और एक और विशेषता में आ जाओ, त्रिभुज के परिमाप, त्रिभुज के परिमाप बराबर होता है तीनों भुजाओं का योग। लेकिन अभी ये तो हम लोग त्रिभुज के बारे में पढ़े, लेकिन इस त्रिभुज जो अध्याय आप लोग 9th क्लास के जो पढ़ रहे हैं चैप्टर त्रिभुज के बारे में, तो त्रिभुज में इसमें पढ़ना है सर्वांग समता के बारे में। क्या पढ़ना है, सर्वांग समता। तो सर्वांग समता के बारे में पढ़ना है। तो सर्वांग समता का चिन्ह जो होता है इस तरह से चिन्ह होता है, सर्वांग समता की इस तरह से चिन्ह होता है। ठीक है, आगे क्लास में जाओगे नहीं आप लोग, जैसे 10th क्लास में जाओगे, तो 10th क्लास में जाओगे तो वहां पढ़ना है कुछ के बारे में, समरूपता के बारे में। तो इसका चिन्ह जो होता है सिर्फ इस तरह से होता है। तो सर्वांग समता और समरूपता में डिफरेंस है। देखिए इसका चिन्ह जो है सिर्फ इस तरह से हुआ और इसका चिन्ह जो है इस तरह से हुआ, यानी कि इससे साफ जाहिर होता है कि इसमें जितना भी आकृति होगा उसका भुजा, एंगल देखने में सारा चीज कुछ होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ना कि बराबर होना नहीं चाहिए, कोई बड़ा छोटा नहीं। जैसे अगर मान के चले कि एक फिगर हम ये बनाते हैं और सपोज कीजिए कि दोनों फिगर आपस में कुछ ही है, बराबर है, तो इसको हम सर्वांग समता कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं कि इसका एंगल जो है, तीनों एंगल जो है सेम होना चाहिए, और तीनों भुजा जो होता है ना साइड जो है सेम होना चाहिए। अगर सपोज कीजिए कि एक त्रिभुज का फिगर हम बनाए जो छोटा हो गया और एक बना दिए कुछ बड़ा, देखने में तो एक जैसा है लेकिन है कुछ छोटा बड़ा है, तो इसको सर्वांग समता नहीं कर सकते, भला ही इसको कह सकते हैं, समरूपता कर सकते हैं। क्योंकि इसमें देखिए इससे साफ जाहिर होता है चिन्ह से, इसका सिंबल से, कि इसमें बराबर नहीं होना चाहिए, आकृति एक जैसा होना चाहिए लेकिन बराबर नहीं होना चाहिए, तब हम समरूपता कर सकते हैं। लेकिन सर्वांग समता में क्या होता है कि आकृति बराबर होना चाहिए, भुजा भी बराबर होना चाहिए, यहाँ पे बराबर का चिन्ह दर्शाया हुआ है नहीं। तो अब इसमें हम सर्वांग समता के बारे में पढ़ेंगे। तो सर्वांग समता के बारे में पढ़ेंगे तो पहले नंबर चलते हैं कुछ बारे में, सर्वांग समता। तो सर्वांग समता के चिन्ह कैसा होता है, तो सर्वांग समता के चिन्ह जो होता है इस तरह से होता है। ठीक ना, तो सर्वांग समता केकरा कहेंगे, तो वे आकृतियां सर्वांगसम होती है जो आपस में कुछ हो, बराबर हो। जैसे कहने का मतलब कि वे, इसका अगर डिफिनेशन लिखेंगे तो लिखेंगे वे आकृतियां सर्वांगसम कहलाती है जो
आपस में तो चाहिए आपस में बराबर हो। आप इसको डिफिनेशन किसी तरह से भी लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं कि वे दो या दो से आकृतियां, वे दो या दो से अधिक आकृतियां जो आपस में बराबर हो सर्वांग सम कहलाती है। चाहे एंगल से, भुजा से, कोई भी चीज से सेम होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, बड़ा छोटा नहीं होना चाहिए। तो हम लिखे हैं कि वे आकृतियां सर्वांग सम कहलाती हैं जो आपस में कुछ होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। चाहे फिर कह सकते हैं कि वे आकृतियां सर्वांग से, वे आकृतियां जो आपस में बराबर हो कौन सी कहलाती है, सर्वांग सम कहलाती है। अब इस सर्वांग समता के प्रकार, सर्वांग समता के प्रकार, तो प्रकार में देखिए क्या होता है। पहला नंबर ए से एस सर्वांग समता, दूसरा नंबर ए से सर्वांग समता, तीसरा नंबर में होता है ए एस सर्वांग समता, और चौथा नंबर में होता है एस सर्वांग समता, और पांचवा नंबर में होता है RHS न सर्वांग समता। अब इसमें देखिए एस क्या है, तो एस जो होता है साइड होता है। एस क्या होता है, साइड। एस मतलब होता है साइड, और साइड मतलब आप जानते हैं कुछ होता है भुजा। और ये क्या होता है, ये होता है एंगल। एंगल मतलब क्या होता है, कोण होता है। और आर क्या है इसमें, देखिए आर जो होता है राइट एंगल। राइट एंगल, राइट एंगल मतलब क्या होता है, समकोण, समकोण। और एच जो होता है, एच जो होता है ये हाइपोटेनियस होता है। हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस मतलब कुछ होता है, कर्ण होता है। यानी कि इसमें देखिए एस मतलब साइड, एंगल साइड, भुजा कोण भुजा, इसमें आते हैं। तो ए मतलब एंगल साइड एंगल, यानी कि कोण भुजा कोण, और इसमें एंगल साइड, इसमें साइड तीनों रहेगा। इसमें RHS जो होता है इस समकोण त्रिभुज के लिए प्रयुक्त होता है, बाकी ये सब समकोण त्रिभुज के लिए प्रयुक्त नहीं हो सकता है। क्या है कि R मतलब होता है कुछ राइट एंगल, H मतलब कुछ होता है हाइपोटेनियस, मतलब राइट एंगल और हाइपोटेनियस किस त्रिभुज में मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज में मिलता है, बाकी कोई त्रिभुज नहीं। तो अभी हम लोग ने देखा बेसिक चीज, ये जो चैप्टर चालू करने से पहले बेसिक चीज, जैसे त्रिभुज के तीनों कोना का योग, त्रिभुज तीन रेखाखंडों से बनी बंद आकृति कोची कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज की विशेषता देख लिए। अब हम लोग के पढ़ना है कोची के बारे में, इसमें सर्वांग समता के बारे में। तो सर्वांग समता के क्या कहेंगे, तो वे आकृतियां सर्वांग सम कहलाती है जो आपस में कुछ होना चाहिए, बराबर होने चाहिए। सर्वांग समता के प्रकार हम लोग जान गए। सर्वांग समता क्या जान गए, प्रकार जान गए। तो कै गो प्रकार होता है, 5 गो। अब इसमें एक एस क्या है, एस जो होता है साइड होता है, ए क्या है तो एंगल होता है, और आर क्या है राइट एंगल होता है, एच क्या है हाइपोटेनियस होता है। इसको छाप लीजिए।